एंड वेलकम। मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक पर हमारा खास शो द बिज इन्फ्लुएंसर्स। और आज हम आपकी जिनसे मुलाकात कराने वाले हैं वो शेयर मार्केट इन्वेस्टर है, साथ ही वो वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट और ऑथर भी है। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं परिमल अडे जी से। बहुत बहुत स्वागत है परिमल जी हमारे शो में आने के लिए। माय प्लेजर तन्वी जी। सबसे पहले तो परिमल जी हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे और शेयर मार्केट में आपने कैसे शुरुआत की ये भी हम जानेंगे। राइट। सो मेरे पिताजी दादाजी आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करते थे। मतलब मैं मेरे पैदा होने से पहले भी, मतलब जब कोलगेट का आईपीओ आया था 1979 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने 625 रुपए उसमें इन्वेस्ट किए थे। 25 रुपए का एक स्टॉक और 25 स्टॉक्स को अप्लाई किया था और उनको मिले जी। थे। और उसकी कंपाउंडिंग जर्नी मैंने देखी थी। 30-40 हम्म। लाख रुपीस तक वो वैल्यूएशन ऊपर गया था। प्लस मेरे पिताजी जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करते थे। तो बैंकिंग में व्हेन आई वाज इन स्कूल 90s में, सो 5 साल में पैसे डबल होते थे। मतलब आपने अगर एफडी में पैसे इन्वेस्ट किए, सो 5 साल में आपको डबल, मतलब 14% का इंटरेस्ट रेट होता था एफडीज पे एट दैट जी। पॉइंट ऑफ टाइम। तो शायद ये बातें मैंने बहुत ज्यादा सुनी थी एंड दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये कंपाउंडिंग इन्वेस्टिंग ये थॉट्स मेरे दिमाग में रहे। सो जब मैंने मेरा एमबीए किया 2005-6 के बाद, सो जी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक मार्केट में एक बूम चल रहा था। मतलब हर जगह पे, मतलब 4 साल का बिगेस्ट बुल रन जो हमने देखा है इंडियन जी। मार्केट्स में। सो आई वाज क्वाइट फॉर्चुनेट दैट कि मैं उसमें पार्टिसिपेंट था। जी। सो दैट्स व्हेन जब कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो और मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक बिगिनर्स लक भी आप बोल सकते हो। एंड उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत सारी चीजें पता है स्टॉक मार्केट के बारे में। मैं जहां पे इन्वेस्टमेंट करता हूं वहां पैसा बन रहा है। पर 2008 ने बहुत सारी चीजें जी। सिखा दी, जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। हम्म। एंड उसके बाद फिर एक इन्वेस्टिंग की तरफ एक होलिस्टिक अप्रोच में देखने का एक नया एंगल डेवलप हुआ। जी। एंड वहां पे इन्वेस्टिंग के मेरे फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा क्लियर हुए एंड दैट्स व्हाई आज जो भी मैं बातें करता हूं, शायद एक 3-4 मार्केट साइकिल्स देखने के बाद मार्केट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जी। एंड लुक्स लाइक कि आप जो आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो फॉलोअर्स है हमारे इन्वेस्टर्स है उनको कहीं ना कहीं वो बातें रैशनल रीजनेबल लग रही है। एंड दैट्स व्हाई दे आर फॉलोइंग, दे माइट बी फॉलोइंग दिस, जी। ऐसा जी हमें लगता बिल्कुल। बिल्कुल परिमल जी, यहाँ तो आपके फैमिली में वैसा एनवायरनमेंट था कि आपने देखा कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है और माहौल है, परिवेश काफी आपका काम आया। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके फैमिली में कोई भी इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है और वो पर्सनली भी इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट की कैसे शुरुआत करनी चाहिए, है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसमें किस तरीके से वो आगे बढ़े। तो सबसे पहले तो हम पर्सनल फाइनेंस को लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे कि किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट, वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले एक बेसिक जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, वो हमारे व्यूअर को आप सी जरूर आई बताइए। थिंक हमारे यहाँ पे आजकल हमने जो देखा है बहुत सारे हम्म। एडवर्टीजमेंट चलती है, तो जिसमें प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा बातें होती कि ये हम्म। प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो, ये प्रोडक्ट आपका ऐसे रिटर्न देगा वैसे रिटर्न देगा। हम्म। बट प्रोसेस पे कोई ध्यान नहीं देता। जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको बताती है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, और जी। उसके हिसाब से आप आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हो। जिसमें आई कंप्लीटली एग्री कि इन्फ्लेशन को अगर हमें बीट करना है तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जी। उसके रिलेटेड टू बिगिन विद, जैसे आपने पूछा कि हम्म। शुरुआत कहां से करनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके साथ बिगिनर बोल के अपनी शुरुआत करनी चाहिए। बिकॉज एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर वहां पे होता है जी। जो आपके पैसे मैनेज करता है और आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से, फाइनेंशियल गोल के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप वो फंड चूज कर सकते हो। उसके बाद बट आई एम नॉट सेइंग कि नहीं नहीं आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली अब जैसे आपने पूछा कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कंपनीज में, मतलब मैं ऐसा बोलता हूं कि जब आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक शेयर होल्डर बनते हो उस कंपनी में। जी। तो उस एंगल से आपने देखना चाहिए कि उस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, उसका बिजनेस क्या है, ओवरऑल रेवेन्यूज कैसे है, कौन से मार्केट्स में वो काम करते हैं। एक जी। सिंपल तरीके से अगर वो हम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा सुलझा हुआ इन्वेस्टर बनने में ये काफी हेल्प कर सकता है, रादर देन जस्ट ये स्टॉक में आए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो आपको डाइवर्ट कर सकती है फ्रॉम इन्वेस्टिंग टू ट्रेडिंग। मुझे जी। लगता है ट्रेडिंग, आई एम नॉट कंप्लीटली अगेंस्ट ट्रेडिंग, बट ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम बिजनेस। तो फुल टाइम बिजनेस के हिसाब से कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं पार्ट टाइम टिप बेस, मेरे दोस्त ने बोला, रिलेटिव ने बोला, नेबर ने बोला, अगर जी। ऐसा हो रहा है
मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बैकफायर कर सकता है आने वाले समय। जी, बिल्कुल। आपने जैसा कि बताया कि शुरुआत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई होता है जो आपको गाइड करता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं और वो सेफ जगह जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट की शुरुआत के बारे में आपने बताया कि उसमें हमें कहीं न कहीं कंपनी से जुड़ाव होना चाहिए और तब हम कंपनी को बेहतर तरीके से एनालाइज़ कर पाएँगे और उसमें सही इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे। राइट, राइट। अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करना चाहता है, तो किस तरीके से करना चाहिए? आपने जैसे बताया कि किन-किन फैक्टर्स को स्टडी करना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से उस कंपनी को जज कर पाए। सो जब हम एक 5G एनालिसिस करते हैं, हम जब जी। कंपनी को एनालाइज करते हैं तो हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं, हम हुँ, कंपनी आई, एफ फॉर फाइनेंशियल्स, जी। आई आई फॉर इंडस्ट्री, मतलब सेक्टर ओवरऑल कैसे हुँ, कि आने वाले समय में अच्छा खासा वो सेक्टर ग्रो होने वाला है क्या, इज देयर एनी गवर्नमेंट सपोर्ट ऑल्सो टू दैट सेक्टर की गवर्नमेंट बोल रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब जी। एक एग्जाम्पल बोल के कि जैसे अभी पावर सेक्टर के बारे में हुँ, अगर हम देख रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही है, जी। गवर्नमेंट का एक पुश है कि ट्रेडिशनल पावर मेकिंग जो है उसको, उससे ये चेंज होना चाहिए एंड हुँ, रिन्यूएबल पावर जी, ये पावर होनी चाहिए, क्रिएट होनी चाहिए, हुँ, जिसमें विंड, सोलार वगैरह की बातें हो रही है या फिर आजकल ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह की बातें 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 हो रही है। तो हुँ, एक पुश है, मतलब एक जी। नेचुरल ग्रोथ तो है ही, प्लस एक गवर्नमेंट का पुश भी है, तो एक एक्स्ट्रा एक्सपोने मतलब एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रोथ वहां पे अवेलेबल हो सकता है, दैट्स व्हाट यू लुक एट, सो जी। इंडस्ट्री सेक्टर। हुँ, देन वी फॉर वैल्यूएशन। सो आजकल जिस तरीके से मार्केट में वैल्यूएशन है, तो डेफिनेटली देर इज सम काइंड ऑफ क्रेजीनेस हैपनिंग, सो आई विल नॉट से दैट कि मार्केट्स आर क्वाइट रैशनली वैल्यूड, बट थोड़ा इंथुजियाज्म एक्स्ट्रा है मार्केट जी। में। पार्टिसिपेंट आप लोग देख रहे हो कि कैसे लास्ट 2 सालों में, 2 ढाई सालों में जो नए पार्टिसिपेंट आए मार्केट में, एक नया इम्पिटस कहीं ना कहीं मार्केट को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जी। तो वो भी एक फैक्टर है। तो वैल्यूएशंस पे भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स के कैटेगरी, मतलब ओवरऑल वो सेक्टर्स की कंपनीज कैसे वैल्यूएट हो रही है, उसके कंपैरिजन में ये कंपनी क्यों ज्यादा या कम वैल्यूएट हुई है, उस कंपनी के जी। ग्रोथ रेट्स क्या है, वो सारे एंगल्स हम देखते हैं वैल्यूएशन पे। हुँ, देन ई इज एंटरप्राइज, मतलब वो कंपनी के बारे में जो हमने जी। बात ही की कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, कौन से मार्केट्स में है, एक्सपोर्ट कितना होता है कंपनी की तरफ से, जो जी। कंपनी अगर रॉ मटेरियल यूज करती है तो हुँ, उसमें क्या हुँ, क्या ट्रेंड्स है, प्रॉब्लम्स है क्या, तो वो एक एंटरप्राइज बोल के हम देखते हैं। एंड लास्ट में जो जी है, दैट इज फॉर गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड लीस्ट फॉलोड फैक्टर बाय रिटेल इन्वेस्टर्स। जी। तो गवर्नेंस, देर इज नो पैरामीटर, इट्स लाइक ऑनगोइंग थिंग, सो आपको कंटिन्यूअसली उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना होगा। कोई सिमिलर पार्टी ट्रांजैक्शंस तो नहीं हो रहे ना, रिलेटेड पार्टी वगैरह, जी। प्रमोटर्स आप मतलब प्लेस तो नहीं किए स्टेक को, और कोई और बिजनेस में वो पैसा लगा रहे, या फिर पर्सनल इंटरेस्ट पे कंपनी का पैसा प्लेज करके वो पैसा उठा रहे, तो ये हुँ, सारे कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो वो सारी चीजें देखनी चाहिए। तो इन फैक्टर्स को देख के हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की नॉर्मली कोशिश करते हैं। जी। आज हमारे व्यूअर्स को एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मिल गया है। 5G के ज़रिए वो शेयर मार्केट में अपनी एंट्री कर सकते हैं और एक बेहतर इन्वेस्टर बन सकते हैं। राइट। आपने बात की कि आप ट्रेडिंग को नापसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट के ज़रिए स्टॉक मार्केट में मोटा पैसा या अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है? क्या लोग लखपति, करोड़पति बन सकते हैं? सी, मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखा है वैसा बनते हुए। अब हुँ। यहाँ पे जैसे कि और राकेश इनमें से झुनझुनवाला, आप भी एक एग्ज़ाम्पल हैं सो हमारे बीच में। मतलब मैं तो इन्वेस्टिंग पे ही जी। बिलीव करके, मतलब ट्रेडिंग आई विल नॉट से दैट कि मैंने कभी की नहीं। हुँ, सो 2005 से लेकर 2008 तक जब मार्केट बूम में था, सो आई यूज टू डू, बट ऐसा नहीं, तब इतना हुँ। डिफरेंशिएशन नहीं होता था, ट्रेडिंग अलग है, इन्वेस्टिंग अलग है। आजकल जितना ज्यादा हम समझ पाते हैं, समझ इतने पाते हैं। रिसोर्सेस अवेलेबल है, एनालिसिस वगैरह ये सब चीजें, हुँ, हुँ। उस वक्त इतनी सारी चीजें नहीं होती थी। अब हमें जब भी इन्वेस्टर, एक बड़ा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो हमें हुँ, नाम याद आता है राकेश झुनझुनवाला जी का। जी। अब सब बोलते नहीं नहीं, उन्होंने ट्रेडिंग भी की और एंड देन उन्होंने बहुत पैसा बनाया, और फिर इन्वेस्टिंग भी करते थे, वो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें करते थे। बट मैं यहाँ पे बोलूंगा, राकेश झुनझुनवाला जी को जाना गया मार्केट में, सबसे ज्यादा जो जाना गया वो उनकी दो इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाना गया, सबसे बड़ी वो एक है टाइटन, और जी। दूसरी है ल्यूपिन। वहां पे उन्होंने ट्रेडिंग नहीं की, वहां पे इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी एक बड़ा कॉर्पस उन्होंने क्रिएट किया है, हुँ, हुँ। वो अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। जी। वहां पे आर्ग्यू कर सकते हैं बहुत सारे लोग, नहीं नहीं उन्होंने ट्रेडिंग करके बेसिक कैपिटल बनाया एंड ऑल दोस थिंग्स, बट जो बेसिक कैपिटल को एक्सपोनेंशियली ग्रो करवाया उनके, वो हुँ, इन्वेस्टिंग ने करवाया, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। जी। अदरवाइज अब ट्रेडिंग में अगर आपको बहुत एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आ रहे हैं, तो फिर आप इन्वेस्टिंग में क्यों जा रहे हो? जी। सो जब मुझे आई गेट लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लोग बोलते नहीं नहीं
पहले मैं ट्रेडिंग करूंगा, उससे पैसे कमाऊंगा और फिर मैं इन्वेस्टिंग करूंगा। इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कि इन्वेस्टिंग से आपको ज्यादा रिटर्न नहीं आएंगे इनिशियली, नहीं ट्रेडिंग से ज्यादा आएंगे। जब ट्रेडिंग से आपको ज्यादा रिटर्न आते हैं तो इन्वेस्टिंग में क्यों आना चाहते हो? फिर ट्रेडिंग ही करते रहो ना, वहीं पे बनाते रहो एक्स्ट्रा रिटर्न, तो उसको इन्वेस्टिंग में क्यों लाना है? तो ये दोनों जगह पे जो पैर रख के चलने की बातें हैं, हो सकता है बड़े इन्वेस्टर कर पाते होंगे, बट इनको देख के छोटे इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो मतलब ना इधर के रहते ना उधर के रहते, एंड अल्टीमेटली दे लूज आउट देयर फेथ इन स्टॉक मार्केट। एंड फिर अल्टीमेटली उनको लगता है, फिर एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन शुरू हो जाता है, अरे एफडी में रहता पैसा कुछ तो बनता, यहाँ पे तो कुछ बना ही नहीं। एंड दैट्स व्हेन कि शेयर मार्केट को सट्टा बाजार बोला जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स, देन दे एंड ये साइकिल से। सो मार्केट इज नॉट वन वे। अभी जैसे हमने लास्ट 1-2 सालों में बहुत जबरदस्त बूम देखा है मार्केट में, नए इन्वेस्टर्स भी बहुत आए, 3-4 करोड़ डिमैट अकाउंट से अगर हम 8-9 करोड़ या 10 करोड़ डिमैट अकाउंट तक गए, यानी कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आए, तो उनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे और ये बिगिनर्स लग बहुत जबरदस्त चला है उनके लिए। नाउ द रियलिटी इज कमिंग, जैसे अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक मार्केट इज कंप्लीटली स्लगिश। सो मतलब एक्चुअली देयर इज नो रिटर्न। मार्केट हम नीचे गए फिर ऊपर आए, अब हम बोल रहे हैं कि नहीं यूएस तो गिरा, यूरोप गिरा, बट हम नहीं गिरे, तो इट्स ओके, बट स्टिल नो रिटर्न इज नो रिटर्न। आपने पैसा इन्वेस्ट किया था 100 रुपए, उसकी वैल्यू अगर 100 रुपए ही है और आपने एक्सपेक्ट किया था कि यार ये तो 150 तक गया था एक साल पहले, तो देन रियलिटी चेक्स आएंगे अभी। सो एक्चुअल जो रिस्क एपेटाइट है या प्रोफाइल है वो लोगों को अभी समझ में आएगा, एंड देन दे विल रियलाइज कि इन्वेस्टिंग क्यों अच्छी होगी या फिर ट्रेडिंग क्यों अच्छी होगी, तो वो समझ में आएगा चीजें अभी। जी बिल्कुल, पिछले कुछ सालों में जो फाइनेंशियल अवेयरनेस जो बढ़ी है उसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग कंसेप्ट को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपने को भी और डेवलप कर रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल आपने सही कहा कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के कंसेप्ट को भी वो धीरे धीरे ही समझ पाएंगे। बात यहाँ पर आती है कि अगर हम ये देखें कि आगे आने वाले दिनों में किन सेक्टर्स में ग्रोथ हो सकती है या किन सेक्टर्स की ओर हमारे वैसे व्यूअर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो वो नजर रख सकते हैं। कुछ आपसे हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, देन रिन्यूएबल एनर्जी जो हमने बात की थोड़ी देर पहले, एंड ऑर्गेनाइज रिटेल पे भी हम बहुत ज्यादा मतलब वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन दैट। अब प्राइवेट बैंकिंग क्यों हम पॉजिटिव है उसके बारे में बात करेंगे। सी अभी एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी, आई थिंक सबने कवर किया था उसको, बिस्तर ने भी आई थिंक उस रिपोर्ट को कवर किया था। तो उसमें रिदम देसाई जी ने एक रेशियो बताया था, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, तो जो इंडिया का 57% है अभी, और उनका मानना है कि आने वाले समय में, आने वाले 9 सालों में ये जो रेशियो है वो 100% तक ऊपर जाएगा। सो मतलब ये एक तो ग्रोथ है ही, मतलब जो परसेंटेज जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ग्रो करने वाले हैं। सो ये ग्रोथ हुआ। दूसरी ग्रोथ, अपना जीडीपी भी ग्रो होने वाला है। सो जीडीपी दो तरीके से हम देख सकते हैं, एक तो रियल जीडीपी प्लस उसमें इन्फ्लेशन ऐड कर दो तो नॉमिनल जीडीपी। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ। तो क्रेडिट की भी होगी, प्लस ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होने वाली है वो अलग से परसेंटेज टर्म्स में। तो ये जो दोनों ग्रोथ्स को अगर हम देखेंगे तो 20 से 25% का अगर ये ग्रोथ होता है, प्लस देयर इज अ शिफ्ट आल्सो व्हिच इज हैपनिंग। पीएसयू बैंकिंग एंड प्राइवेट बैंकिंग का जो लोन का रेशियो है, 65% लोन, 60 टू 65% लोन्स जो इंडिया में दिए जाते हैं वो पीएसयू बैंक्स देते हैं, एंड 35 टू 40% प्राइवेट बैंक्स देते हैं। आने वाले 9 से 10 सालों में ये रेशियो एग्जैक्टली उल्टा होगा, ऐसा लगता है। सो 60 टू 65% प्राइवेट बैंक्स देंगे एंड 35 टू 40% पीएसयू बैंक्स देंगे। इसमें बहुत सारे मर्जर्स, एक्विजिशंस होने वाले हैं। वी हैव सीन दैट गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर ऑन दैट डिसइन्वेस्टमेंट एंड पीएसयू बैंक्स को नंबर्स को नीचे लाना है। तो अगर ये देखते हैं तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती है। अब इसमें जो बैंक्स अच्छा रिस्क मैनेज करेंगे वो बैंक्स विल बी द विनर्स। जहां पे फिर ये लार्ज प्राइवेट बैंक्स जो है इन पे लोग नजर रख सकते हैं। वी विल नॉट टॉक अबाउट स्टॉक स्पेसिफिक, बट ओवरऑल प्राइवेट बैंकिंग में जो बड़े बैंक्स है, आई थिंक दोज आर द बैंक्स विच वन शुड बी लुकिंग एट। तो ये प्राइवेट बैंकिंग के बारे में हम वी आर वेरी पॉजिटिव। रिन्यूएबल पे जैसे हमने बात की कि एक तो एक्चुअल डिमांड बढ़ रही है पावर की, जो हम फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल पे जा रहे हैं, क्लीन एनर्जी पे जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग शिफ्ट। जो पेट्रोल डीजल कार से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना चाहते हैं वो पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, सो दैट इज ऑल्सो वो एक पावर कंजम्पशन रहेगा। गवर्नमेंट का पुश भी है कि हम ऑलमोस्ट 50% पावर जनरेशन विल डू बाय दिस रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये भी एक बहुत बड़ा पुश है। तो कंपनीज विच आर फोकसिंग ऑन दिस रिन्यूएबल एनर्जीज प्रोडक्शन, आई थिंक वो कंपनीज पे भी अपना फोकस होना चाहिए। और
तीसरा जो सेक्टर है रिटेल सेक्टर, जिसमें ऑर्गेनाइज रिटेल आता है, जिसका आज का मार्केट शेयर हम बात करेंगे तो 15 to 20% का। देयर आर डिफरेंट रिपोर्ट्स व्हिच आर सजेस्टिंग डिफरेंट नंबर्स, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू अ रेंज। तो 15 to 20%। अब सबको लगता है कि अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक नाम ले रहे हैं, नॉट एन एडवाइस, बट एवेन्यू सुपरमार्ट्स की अगर हम बात करते हैं, रिलायंस रिटेल की अगर हम बात करते हैं, सबको लगता है यार, या फिर ये अमेजॉन की बात हम करते हैं, फ्लिपकार्ट की बात करते हैं कि ये एक दूसरे के साथ बहुत कंपीट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है दीज प्लेयर्स आर कंपीटिंग विद दी मॉम एंड पॉप स्टोर्स विच इज कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जी बिल्कुल। सो वहां पे ये शिफ्ट हो रहा है। सो ये 15-20% का जो मार्केट शेयर आज ऑर्गेनाइज रिटेल के पास है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले 10 सालों में हो सकता है 40-60, 40% विल बी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड एंड 60% टुवर्ड्स अनऑर्गेनाइज्ड। तो वो एक मतलब नेचुरल ग्रोथ प्लस मार्केट शेयर शिफ्ट, तो ये आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रोथ देके जाता है, डबल डिजिट ग्रोथ, रिस्पेक्टेबल, मतलब नॉट लोअर डबल डिजिट बट अबाउट 20-25% के अगर ग्रोथ रेट्स आपको वहां पे दिखते हैं, एंड दैट्स व्हाई दीस सेक्टर्स आर वैल्यूड एट क्वाइट प्रीमियम वैल्यूएशंस। ये भी एक सेक्टर है जो जिस पे इन्वेस्टर्स अपनी नजर रख सकते हैं। जो अभी इनिशियली एंटर कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी में अपने, उनको अगर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है तो कितने पैसे वो इन्वेस्ट करना उनके लिए एक सेफ डिसीजन होगा, या कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? वो अमाउंट कई बार होता है कि 1000 रुपए करे, 10,000 रुपए करे, क्या वो कैपेसिटी पे तो डेफिनेटली डिपेंड करती है, लेकिन उसके अलावा अगर मेरे पास कॉर्पस है, अगर 1 लाख रुपीज अगर मेरे पास है जिसको मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो क्या उसको किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए? क्या म्यूचुअल फंड में कितना लगाना चाहिए, शेयर मार्केट में, क्या उसका कुछ फॉर्मूला है? ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है कोई, बट मैं अगेन उसको प्रोसेस पे लेके जाऊंगा। प्रोसेस क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस है। हमारे इनफ्लो क्या है, हमारे आउटफ्लो क्या है, उससे हमें हमारा सरप्लस पता चल जाएगा। प्लस हमें बैठ के प्रॉपरली हमारे फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करने हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या है। देन अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल गोल्स वी नीड टू एलोकेट दिस मनी। सो अगर आपने बोला कि मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, मैं बोलूंगा ये 1 लाख रुपए कब लगने वाले हैं आपको ये 3 साल के अंदर लगने वाले हैं क्या? देन इक्विटी मार्केट इज नॉट अ स्पेस वेयर यू शुड बी। अगर आप बोलोगे नहीं 3 साल तो नहीं लगने वाले, फिर 3 से 5 साल में लगने वाले हैं क्या? अगर आप बोलोगे हाँ लगने वाले, देन हाइब्रिड शुड बी द अप्रोच, इक्विटी एंड डेट दोनों का पोर्शन। जो डायरेक्ट स्टॉक्स में और बॉन्ड्स में मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इन्वेस्टर्स को, तो आप हाइब्रिड ओरिएंटेड फंड्स जो है, एक्टिवली मैनेज्ड हाइब्रिड ओरिएंटेड फंड्स, वहां पे जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपका आप बोलते हो कि नहीं मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन तो लॉन्ग टर्म है, 5 ईयर से, 7 ईयर से, 10 ईयर से, सो देन यू कैन गो टुवर्ड्स इक्विटी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। अगर आप बिगिनर हो तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विथ इंडेक्स फंड्स, जो निफ्टी सेंसेक्स की हम बात करते हैं, टू स्टार्ट विद दैट जर्नी। एक बार वहां पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे आप, थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा, देन यू विल रीड अबाउट दैट, थोड़ा नॉलेज और बढ़ेगा, तो धीरे 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 फिर जो कंपनीज, जैसे हमने बात की, जो कंपनीज का बिजनेस मॉडल हमें समझता है, प्रोडक्ट्स क्या है, सारी चीजें, रिवेन्यूज क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्या है, मार्जिन क्या है, नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, नॉर्मल ग्रोथ नंबर्स अगर हम देख के छोटी छोटी चीजें स्टेप बाय स्टेप अगर हम लिख के जाएंगे, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट विद लार्ज कैप ब्लू चिप्स वगैरह। देन जैसे जैसे जर्नी बढ़ती जाएगी तो आप कॉल ले सकते हो। तो प्रोडक्ट छोड़ेंगे एंड प्रोसेस पे ही फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर्स विल स्टार्ट कमिंग अप। जी, यहाँ पर एक और मिस्टेक मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स करते होंगे जो अभी इनिशियल स्टेज में है। कई बार वो सस्ते स्टॉक खरीदने में ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि ये सस्ते में है, इसका 10 यूनिट ले लो, अरे मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। वो ये नहीं सोचते हैं कि वो सस्ते क्यों हैं और उसका आगे चल के क्या रिटर्न मिलेगा, और वही अगर थोड़ा सा महंगा है तो वो सोचते हैं कि अरे ये महंगा है, इसमें इन्वेस्ट न करो। ये जो मिथ है उनके मन में, उसको कैसे खत्म किया जाए? ये बहुत मुश्किल है निकालना, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और जहां पे भी लोग, मतलब ये क्लियर, जैसे आप बोल रहे हो ना कि कुछ साइंस है, मतलब जो हमने लेने चाहिए। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है यार 50 रुपए का स्टॉक इसलिए सस्ता है और वो 1000 रुपए का इसलिए महंगा है, उसने इमीडिएटली स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए। उसने बोलना चाहिए भाई मैं सीधा इंडेक्स फंड में जाओ और इन्वेस्टमेंट में करना शुरू कर दो, बिकॉज बेसिक्स ही पूरे गलत हो चुके हैं। और वहां पे फिर वो इतनी गलतियां होगी कि जिसमें वोडाफोन सस्ता लगेगा, जिसमें सुजलॉन सस्ता लगेगा, जिसमें यस बैंक सस्ता लगेगा, and people will get trapped in that. I'm not suggesting or I'm against that, but I'm just telling you, we have seen so many examples. Vodafone के साथ क्या हुआ, Yes Bank के साथ क्या हुआ, Suzlon के साथ क्या हुआ, so I think we have a lot of examples to have that. ये penny stock में investment करके multi bagger returns निकालना, ये जो concept है ये बहुत ही flawed concept है, specifically for retail investors. और आजकल I'm very happy that कि SEBI is coming out with lot of regulations for financial influencers. जो finance influencers
जो आप इंटरव्यू हमें कर रहे हो, मतलब आप इन अ वे वी आर इन्फ्लुएंसर्स, तो ये जो रूल्स आ रहे हैं, रेगुलेशंस आ रहे हैं, सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे इनको, आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे a lot of good things are going to happen from SEBI side. So we are very जी fortunate that we are having SEBI as a regulator in India. जी परिमल जी, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे, आपने जैसा बताया कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, काफी लंबा समय आपने तय किया है और आप लगातार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आपकी खुद की एक सबसे बिगेस्ट लर्निंग क्या रही इस दौरान? आपने क्या सीखा और आपको कहाँ पर लगा कि ये मुझसे मिस्टेक हुआ है और उस मिस्टेक से हमारे व्यूअर्स कुछ सीख सके? जैसे बिगिनर्स लक के बारे में बात कर रहा, मेरा बिगिनर्स लक काफी लंबा चला, जी मतलब 3-4 साल चला मेरा बिगिनर्स लक, हम्म, एंड आई वाज इन कंप्लीट डिनायल कि नहीं नहीं नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो 2008 जब आया ना, तो देन आई गॉट I was very fortunate that I was working with a private bank in a wealth management division. तो जी वहां पे हमने एसेट एलोकेशन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया था जब हम उस फील्ड में थे। जी तो वहां मुझे समझ में आया कि इट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड हैविंग अ गुड एसेट एलोकेशन एज पर आवर रिस्क प्रोफाइल, जी so that saves your portfolio. Having everything into equity market stocks is not going to help you at all. हम्म, So financial planning करके अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे जी तो ही हम सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे। लोगों को लगता है मुझे मल्टी बैगर स्टॉक मिला तो मैं सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन गया। नो, हम्म, फॉर मी इफ यू आर अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल देन यू आर अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। इट डजेंट मैटर कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके वो अचीव कर रहे हो, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके कर रहे हो, जी या फिर इवन अ डेट फंड, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज वाला फंड में भी इन्वेस्टमेंट करके अगर आप आपका हम्म, फाइनेंशियल गोल अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कंप्लीट कर रहे हो, मुझे लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, यहाँ पर आपने बहुत सारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बता दिए। जो हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, क्या यहाँ पर वो आपके हिसाब से मुझे लगता है कि इसी तरीके से आप अपने रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली, बिकॉज एक रिटेल इन्वेस्ट, आई अंडरस्टैंड लॉट ऑफ पीपल हुँ, से, वॉरेन बफेट साहब ने भी कहा है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन से ही आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन से तो आपको मतलब ज्यादा रिटर्न्स नहीं आ सकते, हुँ, बट वो किस लेवल के इन्वेस्टर है ये समझना भी जरूरी। सो हमें हमें रोजमर्रा का जॉब करना है या फिर हुँ, अपना बिजनेस करना है, उसमें कितना समय मिलता है और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट कर दे। ऐसा तो नहीं है कि हमारा फुल टाइम जॉब है वो। जी, अगर कोई फुल टाइम जॉब करके ये इंटरव्यू देख रहा है, सॉरी, फुल टाइम इक्विटी मार्केट में होके ये इंटरव्यू देख रहा है और उससे वो डिसीजन लेने वाला है, तो फिर हम समझ जाएंगे कि वो कितना सीरियस कितना है सी उसके बारे में। जी, तो हमारे फॉलोअर्स कैसे है कि भाई हुँ, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद जो समय मिलता है हुँ, उसमें वो हुँ, डिसीजन लेना चाहते हैं। तो जी, वहां पे हैंड होल्डिंग इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन ये स्टॉक में करो, यही फंड में करो, ये हुँ, इस पे एंट्री लो, उस पे एग्जिट लो। तो आप ऐसे अगर डिपेंडेंसी क्रिएट करके चीजें करोगे तो नहीं चलेगा। एज एन इन्वेस्टर वी नीड टू गेट इवॉल्व। जी, सो वो होगा फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से ही, जिसपे हम फोकस करते हैं लोगों को लाने के लिए। हमने एक टर्म ली है, मतलब मैं जब हुँ, मेरे यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं तो मैं बोलता हूं जी, कि हमें तुच्छ प्राणी बनना है। व्हाट इज अ तुच्छ प्राणी? मतलब मैं खुद को पहले उस लाइन में आगे बिठाता हूं, जी, हु बिलीव्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। हुँ, हुँ, और हम इसलिए तुच्छ बोलते हैं खुद को कि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, हुँ, हुँ, और ना हम कोई वादा करते कि 20% 25% रिटर्न लाने वाले हैं। हमारा ये टारगेट है कि भाई हम एज एन इन्वेस्टर अगर 12% की कंपाउंडिंग पे हमारी इन्वेस्टमेंट्स को डबल करते रहे तो जी, 6 साल में वो पैसे डबल हो सकते हैं। हम हमारी सेविंग को, सरप्लस को इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट करते रहेंगे, अपने फाइनेंशियल गोल्स को उससे लिंक करते रहेंगे और वो अचीव करेंगे। जी, और जब मैं फ्राइडे का एक लाइव सेशन लेता हूं तो उसको, हुँ, उसका नाम हमने रखा है सत्संग। सत्संग, तो वो जी, सत्संग का लॉजिक क्या होता है कि भाई आएंगे, वही बातें करेंगे, फिर से एक बार वही अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, उसी रूल्स को रिपीट करेंगे और उसी को फॉलो करते रहेंगे। तो दैट्स वाई सत्संग, हुँ, मतलब सारे लोग एक साथ आए और वो अपनी उस संगत में वही बातें रिपीट की, चलो भाई वी आर ऑन राइट ट्रैक, लेट्स मूव अहेड। तो जी, दैट्स व्हाट द आइडिया। जी। जैसा कि हमें पता है कि ट्रेडिंग जो करते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना डेडिकेट करना राइट। पड़ता है और वो एक तरह से उस साइकिल में वो बन जाते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट से इतने पैसे आ सकते हैं कि कोई अपना फुल टाइम इन्वेस्टमेंट में लगाकर इतना पैसा कमा सके कि उसे कोई साइड जॉब ना करना पड़े? सो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये जो है, जो चीज हम बात कर रहे हैं, तो ये हुँ, हमारी एक जर्नी है, इन्वेस्टिंग की जर्नी से हम वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं कर कि यस, सकते हैं। फ्रॉम द हुँ, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। आई विल नॉट से नहीं नहीं वो ना 2 साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा। डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बिकॉज जी, हम जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बैठते हैं तो वी प्लान फॉर 10 years, 15 years, जी, 20 years काइंड ऑफ थिंग। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी। हुँ, एंड व्हेन वी आर सेइंग कि हमें एक रिटायरमेंट कॉर्पस डेवलप करना है, तो अगर हुँ, किसी को 50 में रिटायर होना है और हमने 80 तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां पे कंसिडर की है, जी, तो 30 साल का जो आप बोल रहे हो ना कि भाई हाँ क्या वो उस पे आराम से रह सकते हैं, दैट्स व्हाट वी ट्राई एंड डेवलप।
कि वो 30 साल के लिए जो फंड चाहिए वो डेवलप करने के लिए हम आज 10, 15, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने की वो एक जो थॉट प्रोसेस है उसको प्रोवोक करते हैं और उसको उस पे लोगों को फॉलो करने की कोशिश करवाते जी। जी, आपके प्लेटफ़ॉर्म के बारे में भी हम जानना चाहेंगे थोड़ा-सा। हैं। सो प्लेटफॉर्म मतलब वी हैव आरआई लाइसेंस ऑल्सो, वी हैव रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस ऑल्सो। तो हम हुँ, यहाँ पे स्टॉक्स पे मतलब 300 से ज्यादा कंपनीज जो है उसको एनालाइज करते हैं, हुँ, उनके हुँ। जितनी कंपनीज कॉन कॉल करती है वो कॉन कॉल अटेंड करते हैं, अर्निंग्स कॉल अटेंड करते हैं। उसके हिसाब से जो हमारा 5G पैरामीटर जो जी। हमने बताया हुँ, आपको हुँ। उस पर एनालाइज करते हैं, रेटिंग्स देते हैं, वो हमारी वेबसाइट इन्वेस्टरने.इन पे अवेलेबल है। प्लस वी हैव आर म्यूचुअल फंड एनालिसिस टूल ऑल्सो, जिसमें हम 500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू करते हैं, हुँ, हुँ। अलग अलग पैरामीटर्स को। इक्विटी फंड्स को 10 पैरामीटर्स पे करते हैं, बैलेंस फंड्स को भी 10 पैरामीटर्स पे करते हैं, डेट फंड्स को 5-6 पैरामीटर्स पे हम एनालाइज करते हैं और रेटिंग्स देते हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को एक शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें चाहिए, या फिर एक रिटेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को उस म्यूचुअल फंड में क्या क्या देखना चाहिए उस पर हम जी। ज्यादा फोकस करते हैं। तो इन्वेस्टरने.इन पे हम वही सारी चीजें प्रेजेंट करते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। जी, आप एक वेल्थ मैनेजर और इन्वेस्टर होने के अलावा आप एक ऑथर भी हैं। राइट, आपने 2 बुक्स भी लिखी है। राइट। उस जर्नी के बारे में भी हम जानना So चाहेंगे। books, I think I should give credit to my partner, Mr. Gaurav Jain. So, जी। मतलब मतलब जो भी मतलब he came into this field because of me. हुँ, I हुँ। was involved earlier in this field. He came after that. He was working with an IT company as a consultant, but a lot of keen interest in this field. तो उन्होंने वो थॉट प्रोवोक किया। हुँ, सो हुँ। इट्स आई से दैट कि बहुत सारे डिस्कशंस हमारे बीच में होते थे, हुँ। उन्होंने वो डिस्कशंस उन बुक्स में डाले हैं। जी। एंड आई विल नॉट, मुझे इसमें कोई ऐसा शर्म नहीं आती कि उन्होंने मेरा नाम भी उसमें डाला है उस बुक में। मैं ये बोल सकता हूं कि हर एक कंसेप्ट हमने डिस्कस की है, जी। बट उसको एक अच्छे फॉर्मेट में इम्प्लीमेंट करना वाज गौरव वर्क। हुँ, हुँ। सो वो 2 बुक्स लिखी हमने, 108 क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपीज, जी। एंड सेकंड वन इज हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस। अभी एक इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है जो 5G फिलोसॉफी, उस पर भी बुक पे काम चल रहा है। सो होपफुली जल्द वो बुक भी हम लॉन्च करेंगे। जी, परिमल जी, जहाँ हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इंडियन शेयर मार्केट पर ग्लोबल इकोनॉमी का भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। Right. वो किस तरीके से एक नॉर्मल इन्वेस्टर है वो समझे कि बाहर में क्या हलचल चल रही है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, उसका किस तरीके से हमारे शेयर बाजार पर असर पड़ेगा? सी अभी बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं जिसमें ऐसा हुँ। माना जा रहा है कि इंडियन मार्केट जो है वो ग्लोबल मार्केट से डीकपल हो गया है। जी। सो कहीं ना कहीं सम परसेंटेज हैज हैपेंड, आई विल नॉट हुँ, से दैट कि हुँ। नहीं नहीं हो ही कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुँ, हुआ है, हुँ। डीकपल हुआ है। बट अभी भी हमारी डिपेंडेंसी है उन पे, अच्छी खासी डिपेंडेंसी जी। है। सो मार्केट को अगर अच्छी तरीके, बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर जाना है ना फिर से एक बार, तो हुँ। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा लगेगा, जो अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटी के बीच एक पॉज बटन दबा के बैठे हुए हैं। जी। क्योंकि यूएस में रिसेशन की बातें हो रही है, या फिर एटलीस्ट स्लो डाउन की तो बातें हो रही है। यूरोप एंड यूके तो हुँ, कंफर्म रिसेशन में जाने वाले हैं। हुँ। तो अगर इतनी बड़ी इकोनॉमीज, वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज अगर रिसेशन या स्लो डाउन में जाती है, तो ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि उसका इंपैक्ट इंडिया पे इंडिया नहीं पर होगा। नहीं। तो डेफिनेटली दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। वी कैन नॉट से दैट कि हुँ, हुँ। अगर जैसे पहले हमारे एक्सपेक्टेशन थे, इफ यू रिमेंबर यूक्रेन रशिया वॉर के पहले के जीडीपी के ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस एंड यूके रशिया वॉर के बाद वाले जीडीपी के जो एक्सपेक्टेशंस है, उसमें कहीं ना कहीं 1.5 से 2% का डिफरेंस आया डिफरेंस हुआ है, है। जी। ये डिफरेंस क्यों आया है? बिकॉज देर इज अ ग्लोबल स्लो डाउन या फिर रेसेशन की बातें हो रही है। हुँ। वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो एक अच्छा कैपिटल फ्लो, अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फ्लो, एफआईएस का फ्लो अगर हमें हुँ, चाहिए, हुँ। बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो अच्छे होने चाहिए ग्लोबली। सो हुँ। टिल दैट टाइम थोड़ा स्लगिशनेस इंडिया में भी चल सकता है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। बट अल्टीमेटली वर्ल्ड मार्केट या फिर डेवलप्ड मार्केट्स की जो इकोनॉमीज है, हुँ, हुँ। उसकी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट सिनारियो, विजाविज इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक की सिचुएशन, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट सिनारियोज जी। एंड अदर डायनामिक्स आर लुकिंग मच बेटर। सो हुँ। आज नहीं तो कल उनको वापस आना ही होगा। बट टिल हुँ, दैट हुँ। टाइम थोड़ा अगर ये कंसोलिडेशन हो जाता है मार्केट में, थोड़ी रैशनलिटी फिर से एक बार वापस आती है, तो आई थिंक जी। इट विल बी रियली गुड फॉर द इंडियन इन्वेस्टर्स। जी। जहाँ इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे, तो आज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में भी इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है, खासकर इंडिया में उसको लेकर रेगुलेशंस को लेकर बात हो रही थी। अ, आपका कितना विश्वास है क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी जैसे एसेट्स पर? आप उसके बारे में क्या कहना नहीं, चाहेंगे? सो वी आर, मतलब अभी तक तो वी आर कंप्लीटली अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। आई हुँ। स्टिल रिमेंबर जब बिटकॉइन के बारे में मैंने पहली बार पढ़ा था और उसके बारे में उसका व्हाइट पेपर एंड ऑल दोस थिंग्स,
जब जी हमने पूरा ये देखा था, तो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द कंसेप्ट जी ऑफ फाइनाइट सप्लाई ऑफ करेंसी। हम्म सो फाइनाइट सप्लाई ऑफ करेंसी से वो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को चैलेंज करना चाहते थे, विच इज अ गुड जी कंसेप्ट, बिकॉज आजकल ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग की बातें होती है, मनी प्रिंटिंग की बातें होती है, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे हम देख सकते हैं। हम्म और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उसका एक मेजर इंपैक्ट हमारे पूरे सिस्टम पे होगा। वी जी कैन नॉट डिनाई दैट, हम्म, क्योंकि ऐसे फ्री मनी प्रिंटिंग नहीं चलेगी। दे विल हैव टू टेपर डाउन ऑन दीज थिंग्स, जो वो थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, बट लेकिन होता अल्टीमेटली नहीं। रिलक्टेंटली वो पोस्टपोन करते जाते हैं वो हम्म सारी चीजें। अब उसको चैलेंज करने के लिए फाइनाइट सप्लाई वाली बिटकॉइन करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जी उन्होंने वो लेके आए। सो कंसेप्ट फाइनाइट सप्लाई का वाज वेरी गुड, नो हम्म डाउट, बट फाइनाइट सप्लाई ऑफ वन करेंसी एंड जी इनफाइनाइट नंबर ऑफ करेंसीज। सो आज दुनिया में 13 या 14,000 क्रिप्टो करेंसीज है, हम्म या फिर आप क्रिप्टो एसेट, वर्चुअल एसेट, हम कुछ भी बोले। हम्म सो मुझे बताइए कि आपने कंसेप्ट लाया फाइनाइट सप्लाई का, और अब आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ करेंसीज अगर लेके आ रहे हो तो कैसे चलेगा ये? जी आपने बेसिक ऑब्जेक्टिव को ही यहां पे डिफीट कर दिया। हम्म और कौन सी ऐसी गवर्नमेंट होगी जो अलाउ करेगी ऐसी करेंसीज को अपनी ही मॉनेटरी सिस्टम से चैलेंज करवाने के लिए? जी जी अब बिल्कुल हम कितना भी क्वांटिटेटिव ईजिंग को क्रिटिसाइज कर ले, हम्म बट इट वाज नेसेसरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप जस्ट इमेजिन करो कि यूएस में जिस तरीके से उन्होंने पैसे बांटे, हम्म या फिर यूरोपियन यूनियन ने जिस तरीके से पैसे बांटे अपनी इकोनॉमीज में, डेफिनेटली उसी की वजह से हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं। सो बट जस्ट इमेजिन करो कि उस वक्त जब बातें चल रही थी कि कोविड आया है, पता नहीं, मतलब क्या क्या प्रोजेक्शंस आए थे, 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी वैनिश्ड एंड ऑल दोस थिंग्स। जी तो कितना कंजर्वेटिव हो गया होगा एक ह्यूमन माइंड, और उसका पहला ये थॉट होगा कि मेरी जॉब की सिक्योरिटी पता नहीं है, नहीं जॉब रहेगी नहीं। और ऐसे समय पे अगर उन्होंने स्पेंडिंग रोक दी होती, हम्म सिर्फ नीड्स पे फोकस किया होता और वांट्स पे फोकस नहीं किया होता, तो जीडीपी का फॉल कितना मेजर होता। और ये जो शिफ्ट होते हैं ना, इसको वापस लाना, कंजम्पशन को वापस लाना इज वेरी डिफिकल्ट। जी जैसे इन्फ्लेशन एक बार आके बैठ जाता है, उसको निकालना डिफिकल्ट होता है, वैसे अगर कंजम्पशन निकल गया, उसको वापस लाना विल बी वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट्स व्हाट दे ट्राई टू मैनेज। पैसा अकाउंट में इंफ्यूज करके वो सेफ्टी देने की कोशिश की। वो पैसा मार्केट में हम्म आया, क्रिप्टो में आया, उसकी वजह से प्राइसेस कहीं के प्राइसेस कहीं बढ़ चले गए। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जॉब इनसिक्योरिटी, आपके पास सपोज 50 लाख रुपए और उसकी वैल्यू अगर 30 लाख रुपए हो जाती है, तो आप बोलोगे सिक्योरिटी यार मैं तो सब निकाल के सेफ्टी में रख दूंगा, हम्म एंड जितना नीड के लिए चाहिए उतना ही पैसा खर्च करूंगा। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, सब बोलते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, नीड्स पे फोकस करो, बट अगर सारे के सारे लोग नीड्स पे फोकस करेंगे तो वी विल बी इन रिसेशन, जी बिकॉज इकोनॉमी वांट्स पे भी चलती है। हम हम्म जो कंजम्पशन कर रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, जाके कपड़े खरीद रहे हैं, सारी चीजें, मतलब स्पेंडिंग, वो नीड बहुत बार नीड नहीं होती, जी बट वो वांट होती है। बट वो वांट्स बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करती है, दैट्स द इकोसिस्टम, दैट्स जी इकोनॉमी। तो इसीलिए ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। सो कोई भी चीज एक्सेसिव करोगे तो इन्फ्लेशन आ गया। अब हम्म वो इन्फ्लेशन ऐसा लग रहा था कि कंट्रोल में आ जाएगा, ट्रांजिटरी है, तब तक यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, ऑयल के हम्म प्राइसेस ऊपर चले गए, और उसका दूसरा इंपैक्ट हमने इन्फ्लेशन का देखा, जो सबको बहुत टेंशन दे रहा है अभी, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग सो मेनी अनसर्टेनिटीज इन द वर्ल्ड। सो एज अ कंसेप्ट, क्रिप्टो जो भी लाया उन्होंने वो बहुत सही था, जी बट बाद में प्रॉब्लम्स यही क्रिएट हो गए, जो मतलब एक्स्ट्रा एम्बिशियस हो गए वहां पे जी लोग। जी सो फिर वो बोले कि नहीं नहीं, ये बिजनेस सपोर्टिंग क्रिप्टो करेंसी है, तो बिजनेस है उसके पीछे, तो हम्म लिस्ट करो ना सर, आईपीओ लाओ, उसका आईसीओ लाके क्या कर रहे हो, आईपीओ जी लाओ ना, लेट द रेगुलेटर मैनेज दैट थिंग। सो आपको ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा? सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो चैलेंज हो गई चीजें, एंड नाउ होपफुली थिंग्स विल बी मच बेटर आने वाले जी, समय में। पिछले काफ़ी दिनों से ऐसे भी हम देख रहे हैं, काफ़ी महीनों से देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में काफ़ी गिरावट आ रही है। कभी कोई क्रिप्टो फर्म दिवालिया हो जाता है, तो कभी राइट, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उसमें चल रहे हैं। राइट, ऐसे में मुझे लगता है काफ़ी लंबा वक़्त लगेगा उन्हें खुद भी स्टेबल होने में, राइट। और इंडिया में तो मुझे लगता है कि इसको लेकर अभी भी बहुत लोगों में अवेयरनेस कम है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो अभी उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, और सो इसीलिए शायद गवर्नमेंट रेगुलेशन भी लाने की राइट, सोच सो रही है। मेरा एक दोस्त है जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता था, और मैं जब हुँ, भी उसको एंटी क्रिप्टो बातें बताता था तो वो बोलता था अरे ब्लॉकचेन इज फ्यूचर। तो आई टोल्ड हिम बस हम उस ब्लॉकचेन को टारगेट ब्लॉकचेन वो को बोल ही कोई नहीं नहीं रहे, वो बोल तो रहा है। जी, टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल। और उसके उससे ज्यादा उसको हुँ, कुछ नहीं पता था। दैट इज द प्रॉब्लम। एंड देर आर इन स्मॉल सिटीज बहुत सारे एमएलएम्स चल रहे थे इसके बारे में, मल्टी जी, लेवल ये मार्केटिंग मैंने स्कीम्स, भी पॉन्जी जी, स्कीम्स। दैट इज द डेंजरस पार्ट।
people are targeting 5% per month, 10% per month और promising this such kind of returns. तो अब मुझे बताओ कैसे चलेंगी ये चीज? तो वही उसके मतलब वो तो पर्पस कहीं के कहीं रह गया। मतलब अगर किसी को पूछोगे कि बेसिक लॉजिक क्या है उसके पीछे का, तो कोई बता ही नहीं पाएगा आपको। बस एक ही नाम आएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वी आर नॉट अगेंस्ट दैट, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, बट इट इज अ टेक्नोलॉजी। डू नॉट मतलब उसको कंफ्यूज मत कीजिए करेंसी के साथ। जी जी। सो आई थिंक दैट पीपल नीड्स टू नो। सो होपफुली अभी गवर्नमेंट गवर्नमेंट और आरबीआई तो समझ गया था कि भाई ये रिटेल इन्वेस्टर को अगर बचाना है, विल बी लिटिल वी नीड टू बी स्ट्रिक्ट ऑन दैट पार्ट। और हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वो काफी अभी भी बुलिश है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो हम उम्मीद करते हैं कि समय के साथ शायद इसमें भी कुछ ग्रोथ आए, कुछ बेहतर हो सके। तो टेक्नोलॉजी के साथ सी आप रेगुलेटर्स के अंडर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो बेसिक ही उनका है कि वी विल बी नॉट रेगुलेटेड, सो ये तो फ्रीली होगा। तो फिर देखते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चैलेंज गवर्नमेंट्स एंड मॉनेटरी सिस्टम। सो लेट्स सी। जी, यहाँ तो हम लगातार बात कर रहे हैं शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट को लेकर। आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानना चाहे, हमने सुना है कि आपको क्रिकेट खेलने का भी काफी शौक है और आप आने वाले अभी भी आप गेम्स खेलते हैं, और मैंने कुछ आपके वीडियोस देखे थे, आपने बताया भी था कि आसपास आप लोग बच्चों की तरह खेलते हैं। सो वीकेंड क्रिकेट इज मतलब इट्स अ डिफरेंट लाइफ फॉर मी। सो ऑन अ वीकेंड वो एक चीज है जो सुबह हम सैटरडे संडेज को खेलते हैं क्रिकेट, तो वहां लिटरली मतलब हम सब भूल जाते हैं एंड वी जस्ट एंजॉय दैट। सो हम गली क्रिकेट वाला एक छोटा सा ग्राउंड है, उसी पे खेलते हैं। तो वहां पे अगर आप हमें देखोगे, वहां हम बच्चे ही होते हैं, पर जैसे वहां से बाहर आ गए हमारी नॉर्मल दुनिया फिर से एक बार शुरू होती है। बट वहां एवरीबडी इज लाइक अ किड ओनली। सो हम बहुत सारी टूर्नामेंट्स करते हैं वहीं हमारे छोटे से ग्राउंड में, एंड फॉर अस दैट्स आवर आईपीएल। जो पर्सन पैसे जैसे इंपॉर्टेंट चीज को मैनेज करता है, वेल्थ मैनेजर है, वो एक फील्ड में जाकर बच्चा हो जाता है और वो अपने पैशन को फॉलो कर रहा है। इसके अलावा आप और किन चीजों में अपना समय स्पेंड करते हैं? जैसे आपकी यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उसको किस तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में आपके क्या उसको लेकर फ्यूचर गोल्स है? सी मेजरली आवर फोकस इज ऑन कि कंसेप्ट को इजी करो एंड इन्वेस्टर मेंटालिटी ज्यादा डेवलप करो, शेयर होल्डिंग मेंटालिटी डेवलप करो, फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस की मेंटालिटी डेवलप करो। इसी पे हम काम करते हैं और हम लोगों को रैशनल एक्सपेक्टेशंस पे लेके आना चाहते हैं। अभी मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी ये बुक बहुत बार मैं पढ़ता रहता हूँ। इट्स लाइक फॉर मी इट इज लाइक गीता ऑफ पर्सनल फाइनेंस, कि वो आपको बार बार रैशनैलिटी, रिजनेबल होना, इस पे लेके आते हैं वो। सो आई थिंक वो चीज को हम मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और वो ये जो तुच्छ प्राणी वाला हमारा एक कंसेप्ट है वो और ज्यादा इम्बाइब करवाना चाहते हैं, सो दैट पीपल विल फॉलो द प्रोसेस एंड अचीव देयर फाइनेंशियल गोल्स। जैसे आप बता रहे थे कि सत्संग में लगातार आप आते हैं और उसी बातों को रिपीट करते हैं ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। वैसे ही आप इस किताब को भी रिपीट करते हैं। रेस्पॉन्सेस फ्रॉम आवर इन्वेस्टर्स, जब वो बोलते हैं कि मतलब दे फील सो प्राउड। मतलब वी हैव बीन आस्क्ड बाय सो मेनी ऑफ आवर फॉलोअर्स कि सर वो तुच्छ प्राणी वाला आप एक टी शर्ट बनाओ एंड प्लीज स्टार्ट मर्चेंडाइजिंग इट सो दैट वी विल वेयर दैट, वी विल प्राउडली वेयर दैट टी शर्ट। अभी तक हमने प्लान नहीं किया, सो लेट्स सी इन फ्यूचर वील डू दैट, वील सेंड टू आवर फॉलोअर्स फॉर बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जी बिल्कुल। यहाँ हम आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स जो है वो आपके बारे में और बेहतर तरीके से जान सके। अगर आप अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो वो एक वर्ड क्या होगा? शेयर होल्डर। ओके। अगर आप शेयर मार्केट में नहीं रहते तो फिर आप किस सेक्टर में काम करना चाहते या आपका पैशन किस तरफ था? शायद मैं मैथमेटिक्स का टीचर बन जाता। ओके, इंटरेस्टिंग। अगर ये कहें कि आपका जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रहा, और आप जैसे कहते हैं कि परंपरा के अनुसार सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा, तो हम भी चाहेंगे कि यहाँ आप जरूर कोई नाम लें। नहीं, फॉर मी आई थिंक माय प्रोसेस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो डेवलप हुई मेरी 2008 के फॉल के बाद। सो आई विल नॉट से कि देयर विल बी लॉट ऑफ स्टॉक्स की जिसमें रिटर्न्स अच्छा है, बट ये प्रोसेस हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ कंफर्ट एंड पीस ऑफ माइंड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। फॉर मी दैट इज माय बिगेस्ट विनर। लेकिन आप नाम नहीं बताएंगे। बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, ये सवाल होगा फिर। नहीं तो मैं वही बोलूंगा कि आई थिंक फॉर दैट तो मैं, बिकॉज लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स फॉलो, तो वहां सी ये दुनिया में ना मतलब पिन पॉइंट, हाँ पिन पॉइंट, एंड जो नहीं लेना है वो एडवाइस लोग ले लेते, तो इसलिए मैं बोलूंगा साहिल से, आप बोल रहे हो ना कौन सा एक, साहिल से इंडेक्स। ओके। अच्छा, वर्स्ट इन्वेस्टमेंट?
वर्स्ट इन्वेस्टमेंट आई थिंक मतलब दैट फेज ऑफ ट्रेडिंग वाज वर्स फॉर मी 2008-9. So I think in that I have done a lot of mistakes. I'll say real estate stocks in 2008 was my biggest mistake, जिसमें यूनिटेक या डीएलएफ जैसे नाम बहुत थे, और I'll accept that कि जो एक enthusiasm था unnecessary उस वक्त क्रिएट किया गया हुआ था. So I was part of that. I was a victim of that particular enthusiasm. I'll say that. और ये मुझे लगता है मैंने बहुत लोगों से बात की है और उनके बिगेस्ट मिस्टेक में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना जरूर आई थिंक माइट बी हम उस जनरेशन के जिस वक्त वो रियल जी एस्टेट का एक बूम बहुत ज्यादा था, एंड इन दैट लॉट ऑफ मिस्टेक्स हैव हैपेंड. सो वहां ना कोई 5G एनालिसिस था हमारे पास, ना हम जी गवर्नेंस देखते थे, ना कोई चीजें थी. जी सो आई थिंक दैट माइट हैव टर्न्ड आउट टू बी, जी आपकी एंड आई नॉट से कि बहुत बड़े अमाउंट. सो I was just a beginner, so the amounts were very little. लेकिन And हाँ लिटिल अमाउंट भी अगर वो कोई रिटर्न नहीं देता है तो अफसोस हाँ, तो so होगा ही I'm बिल्कुल. that's what. So the fall and हम्म the learning process of financial planning was simultaneous. So it was fortunate. जी I was fortunate enough. अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि आपका पहला जो इनकम था वो कितना था? So stock market से आप बोल रहे हो? नहीं, आपका पहला इनकम कितना था ताकि हमारे व्यूअर्स ये समझ सके So I got a कि job जी in a private bank and my starting package was 7 lakhs rupees per annum. जी तो मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहती हूँ कि शुरुआत वहां से हो, हालांकि अभी हम कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहे हैं, बट डेफिनेटली Right. यू आर एट अ पोजीशन जहां पर आप फाइनेंशियल फ्रीडम So अचीव at कर that चुके point हैं of time, बिल्कुल. I'll say that my monthly savings were 5-10,000 rupees. I हम्म. started with that. और आज आप फाइनेंशियली फ्री अपने Yeah, फ्रीडम को I'll अचीव say कर चुके हैं that. So बिल्कुल. I'll say that I'm not हम्म working for money. मैं पैसों हम्म के लिए अभी काम मतलब completely खत्म हो जाए. It's this teaching investments or all these हम्म. things is all about passion. So yajna, the concept of yajna. जी Yajna is a Sanskrit word of yajna. So concept of just keep on giving your ahuti, you will get back your prasada, but you will not work for the prasada. So जी let that prasada also get consumed in that yajna only, and just keep on doing your ahuti. और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का वो बेसिक रूल जो होता है वो भी यही कहता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप तभी देख सकते हैं जब आप अर्ली इन्वेस्टमेंट करना Yes, शुरू yes. करें. अमाउंट नहीं वैल्यू करता है, लेकिन आप कितने पहले शुरुआत करते हैं वो बहुत So मायने it's all रखता है. about time. I'll give you an हम्म example. जो मेरे खुद के इसके मतलब आई हैव सीन हम्म. दैट फ्रॉम माय नियर एंड डियर वंस 30-35,000 रुपीज SIP फॉर लास्ट 12 years, जी एन एक्यूमुलेशन ऑफ 45-50 लाख रुपए का एक्यूमुलेशन होगा, उसका वैल्यू आज 1.4 करोड़ रुपीज है. जी तो आप जस्ट समझिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या क्या होती है. है द जी बोरिंग डिसिप्लिन ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट has turned out to be a crorepati investment. So हम्म. that's the beauty about investing. So कभी आप बोरिंग आप होना भी मजेदार सो है. मतलब 1.4 करोड़ रुपीस अगर उसका आज वैल्यू है, हम्म. वो अगर 12% भी रिटर्न देता है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 16 लाख रुपए के रिटर्न, 16 या 17 लाख रुपए के रिटर्न साल के होते हैं उस जी कॉर्पस पे. और कंट्रीब्यूशन कितना है महीने का? 35,000 रुपए. साल का 4,20,000 रुपए. सो 4,20,000 रुपए का आपका कंट्रीब्यूशन है, बट द कॉर्पस इज जनरेटिंग 17 लाख रुपीज फॉर यू. जी तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, मतलब आप जितना इन्फ्यूज कर रहे हो उससे ज्यादा, तो 4 गुना ज्यादा वो रिटर्न कमा के दे रहा है आपको जी कॉर्पस. जी तो इसका जस्ट और 10-12 साल बाद क्या होगा, आप जस्ट इमेजिन करो. जी आपकी हॉबी क्या है? So my hobby is reading is my hobby, हम्म. making videos or through that we are reading, and I write a lot of notes also. I am sharing these हाँ notes हाँ nowadays on Twitter and my LinkedIn profiles. So बहुत सारे लोगों को वो पसंद आता है. जी मैं Suddenly, वो बिल्कुल आप जो हाथ से लिख के yes, और वर्ल्ड इकोनॉमी और ये सारी चीजें बताते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, और मुझे लगता है आज के समय में वो एक थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट भी है. right. हैंड रिटन जी. Yeah, my day starts at 4:30 a.m. in the morning. हम्म. तो सारे न्यूज़पेपर्स डिजिटल फॉर्मेट में आ जाते हैं आ बाय चुके दैट हुए टाइम. हैं जी. सो फिर वो पढ़ो, एंड 7 बजे में मेरा एक वीडियो रिलीज करता हूँ, टुडे स्टॉक मार्केट न्यूज, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड हम्म. स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में, नॉट फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एज एन इन्वेस्टर शेयर होल्डर यू शुड इन्वेस्ट नो दोज थिंग्स. उसके बारे में बताता हूँ. सो लोगों को वो बहुत पसंद आया वो फॉर्मेट. जी. और वो राइटिंग, मतलब मैं आई यूज टू राइट दैट ना, पॉइंटर्स निकालने होते आपको. तो एक दिन मैं ऐसे ही शेयर किया, तो आई थिंक 1,000+ लाइक्स वर देयर. आई जस्ट थॉट कि शायद पीपल वांट टू नो दीज थिंग्स. फिर उसके बाद शेयर करते गए मैं. सो नाउ फ्रॉम ऑलमोस्ट 20-25,000 फॉलोअर्स, नाउ आई हैव मोर देन 2 लाख फॉलोअर्स ऑन ट्विटर ओनली बिकॉज ऑफ दिस नोट्स. जी और कभी कभी रॉ फॉर्मेट का भी एक अलग मजा होता है, यस, जैसे आप यस, वीडियोस भी बनाते हैं, बहुत नेचुरल रहता है. राइट, राइट. फिर आप हाथ से लिख के नॉलेज दे रहे हैं तो वो भी काफी लोग आई अप्रिशिएट थिंक कर मुझे रहे लगता है लोगों को उसमें जो एफर्ट है ना, वो बहुत पसंद आता है. हैं. जी एंड हर एक ने पढ़ाई की है, हर एक ने हम्म. नोट्स निकाले हुए. सो दैट्स व्हाट इज. सो अभी बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, व्हाई आर यू वेस्टिंग पेपर्स. आई विल से दैट कि मैं एक पेपर पे लिख के
बहुत सारे न्यूज़पेपर्स का प्रिंटिंग रोक सकता हूँ शायद उससे व्हिच आई शुड नॉट डू। बट आजकल डिजिटल फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें होती है, बट लोग बोलते हैं यार मेरा पेपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर, आपकी वो नोट्स पढ़ लेता हूँ, समझ में आ जाता है क्या है क्या नहीं। एक पन्ने में सब कुछ और वो वीडियो होता है उसको कॉम्प्रिहेंसिव। सपोर्टिंग है, अगर जी वो वीडियो देख लिया तो फिर वो न्यूज भी क्या है वो सब पूरी प्रॉपरली समझ में आ जाती है। जी। आप कोई ऐसा गाना जो आप लगातार हम करते हो जो आपको मोटिवेट करता हो? आई थिंक मैं आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ रामकृष्ण मिशन, तो हम्म। उनका एक रामकृष्ण परमहंस का एक गाना है, वही रामकृष्ण शरणम, वो मेरे दिल बार बार चलता रहता है। पहला लाइन आप बता दो। रामकृष्ण शरणम, वो ऐसा इसका है। सो हम्म। इट्स अवेलेबल ऑन, सो दैट्स माय डाउनलोड सॉन्ग, सो वही गुनगुनाता रहता हूँ मैं। सो आई जी। हैव टेकन गुरु मंत्र फ्रॉम रामकृष्ण मिशन, सो दैट्स हाउ इट इज हम्म। गोइंग ऑन। जी, आपने हॉबी में अभी बुक्स पढ़ने के बारे में बताया। एक तो आपने साइकोलॉजी ऑफ मनी का नाम लिया था, इसके राइट। अलावा कुछ ऐसे बुक्स हैं जो आप हमारे व्यूअर को सजेस्ट कर नहीं, सकते डेफिनेटली इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हैं? बात करोगे टू स्टार्ट विथ, मतलब आई विल नॉट से कि रीच डैड पुअर डैड के सारे बुक्स वो रॉबर्ट कियोसाकी के आप पढ़ो, बट रीच डैड पुअर डैड जी। इज वन बुक जो आपने पढ़नी चाहिए। हम्म। एटॉमिक हैबिट्स जो है, छोटी छोटी चीजों से कैसे इफेक्टिव बन सकते हो आप, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। साइकोलॉजी ऑफ मनी तो है ही, नो जी। डाउट अबाउट दैट। सो बुक्स मतलब टू स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग रिलेटेड ये है, बाकी मेरे लिए हम्म। बाकी विवेकानंद जी की स्पिरिचुअल बुक्स बहुत है मेरे लिए, सो विच आई कीप ऑन रीडिंग, जी। बट दैट इज लिटिल पर्सनल। सो ये यज्ञ कंसेप्ट, कर्म योगा कंसेप्ट वहीं से आया हुआ है, एंड हम्म। दैट्स हाउ दिस इंस्टीट्यूशन वी हैव बिल्ट। अपने पेरेंट्स को आपने जो सबसे पहले गिफ्ट दी हो वो आपको याद है? अरे बाप रे, आई थिंक मैंने जब मेरी पहली सैलरी आई थी वही पूरी की पूरी उनके हाथ में रख दी थी। जी। सो दैट वाज, योर बाकी फर्स्ट गिफ्ट गिफ्ट। मतलब आई थिंक मैंने शॉक्स ज्यादा दिए उनको कि जॉब छोड़ना, बिकॉज आई एम टिपिकल महाराष्ट्रियन फैमिली पर्सन, हम्म। मिडिल क्लास, सो माय फादर वाज वर्किंग विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तुमको ऐसा लगा था यार क्या स्टंट कर रहे हो तुम, हमने तो चुपचाप जॉब किया था, तुम भी कर लेते, अच्छा जी। जॉब चल जी। रहा था, सब चीजें। माय वाइफ वाज वेरी सपोर्टिव, इज वेरी सपोर्टिव। ये जो यूट्यूब चैनल की जर्नी हमने शुरू की है, हम्म। यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी, ये जो यूट्यूब चैनल है उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो पहले आए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ माय वाइफ। जो हमारे इनिशियल बेसिक वीडियोस थे जी। वो उन्होंने बनाए हुए हैं, तो ओके। उन्होंने बेस बनाया, हमने उसको सिर्फ बिल्ड किया, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पे। ओके। और ये अभी आप बता रहे थे तो मेरे मन में ये बात भी आई कि इंडिया में ऐसा बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि अभी भी लोग बहुत इजीली स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो उस मतलब लाइक उसको सबसे लास्ट ऑप्शन ही समझते हैं, और पेरेंट्स तो स्पेशली उन्हें लगता है कि बच्चों का पैसा वहां पे वेस्ट हो जाएगा, आप 9 to 5 बिकॉज दे जॉब हैव करो। सीन 90s टाइम, तो हम्म। हर्षद मेहता टाइम उन्होंने देखा है, एंड दैट्स व्हेन ये जो शेयर मार्केट है, शेयर बाजार है, जिसको हम्म। सट्टा बाजार बोला गया, जी। तो वो मेमोरीज जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है उनके माइंड में। और अभी ये जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उनके लिए वो कुछ मतलब मायने नहीं रखता है। सो नाउ लॉट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयरिंग बहुत ज्यादा है। सो जी। नाउ दिस न्यू जनरेशन इज देयर, एंड दैट्स व्हाई सडनली इन 2 सालों के अंदर हमने 4 करोड़ से 9 करोड़ तक डिमैट अकाउंट्स देखे हैं। जी। दैट इज द थिंग, शायद मुझे लगता है अब धीरे धीरे थिंग्स आर चेंजिंग, एंड कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आपकी इकोनॉमी को ग्रो करना है, सिर्फ बैंक के लेंडिंग पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, कैपिटल मार्केट्स भी उतने ही वाइब्रेंट होने चाहिए अगर किसी को पैसा उठाना है तो बिजनेस। जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा कमेंट या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो जिसके ज़रिए आपको लगा हो कि आप जो स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को अवेयर करा रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पर पड़ रहा है? नहीं, डेफिनेटली ये जो हम प्रोसेस की बात करते हुँ, हैं, हुँ। जब लोग हमें ईमेल्स लिखते हैं या फिर हुँ, कमेंट्स हुँ। लिखते हैं, या फिर जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का थॉट प्रोसेस में जी। तुच्छ प्राणी वाला जो कंसेप्ट है, हमने हुँ, हुँ। कोशिश की डेवलप करने की, तो उस पे जिस तरीके से हमें कमेंट्स आते हैं, एंड हुँ। व्हेन पीपल से दैट कि सर एग्जैक्टली यही हुआ है मेरे साथ जो आप बोल रहे हो कि ट्रेडिंग करके कैसे मैंने लूज किए चीजें, जी। पीस ऑफ माइंड हुआ। आई ऑलवेज से दैट एसेट इज वन थिंग विच शुड गिव यू पीस ऑफ माइंड, नॉट पीसेस ऑफ माइंड। हुँ, हुँ, हुँ। सो वो चीज बहुत जरूरी है, तो वो आपको इन्वेस्टिंग से ही मिलेगी। जी। अगर आप ट्रेडिंग ये पार्ट टाइम कर रहे हो तो उससे कभी नहीं मिल सकता, फुल टाइम कर रहे हो तो फिर वो बिजनेस है, जी। उसको वो बिजनेस की तरीके से ही देखना चाहिए। देन देयर विल बी नो अटैचमेंट टू द एसेट्स which you are holding. You are just playing on the ups and downs of that commodity. You will consider stock as a commodity in that case, and you जी। will get benefit out of it. कोई खास ऐसी स्टोरी आप इसमें बता सके? कभी ऐसा आपका आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो, किसी ने आपको देखा हो, बोला हो? बहुत सारे हुँ। मतलब अभी तो मतलब पुणे में वी हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स, पुणे मुंबई जी। वगैरह, या फिर कभी एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, या फिर कभी माय सन प्लेज बैडमिंटन, तो उसके उसको टूर्नामेंट को लेके जाता हूँ मैं।
So there are so many incidences. My son says, "पापा सेलिब्रिटी बन चुके हो लग रहा है मेरे." एंड जब वो आते हैं देन सेल्फीज वगैरह लिए जाते हैं, सो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परिमल जी, आपके साथ पूरा सेशन बहुत मजेदार रहा और बहुत इंफॉर्मेटिव भी रहा, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अब स्टॉक मार्केट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको इन्वेस्टमेंट के जरिए भी पैसा कमाना है, वो भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल ट्रेडिंग को लेकर भी काफी ज्यादा बज अराउंड हो रहा है। तो ट्रेडिंग में भी आप जा सकते हैं, फुल टाइम जाइए, जी पार्ट टाइम मत कीजिए उस चीज को। बाकी इन्वेस्टिंग इज वन थिंग कि जो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो और काफी सक्सेसफुली और विद पीस ऑफ माइंड कर सकते जी। तो इन सभी चीजों के बारे में आपने हमारे व्यूअर्स को जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत हो। शुक्रिया। थैंक यू। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जरूर लगा होगा। कमेंट के जरिए अपने व्यूज हमें जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले हफ्ते रविवार शाम 7 बजे एक बार फिर से आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।